आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड द टॉपिक इज बोर्स एटम। तो बोर्स एटम आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा और जैसा कि आप जानते हैं कि बोर के दो हाइपोथेसिस हैं और उसके बेसिस पे हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं एक एटम का। लेकिन हमारा जो आज मेन फोकस रहने वाला है वो है मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अपना प्लान ये है कि हम लोग सबसे पहले वेलोसिटी और रेडियस कैलकुलेट करेंगे, देन वी विल कम टू द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोर के जो दो हाइपोथेसिस हैं तो उसको जरा देख लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी एटम के सेंट्रल कोर में न्यूक्लियस रहता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। तो फॉर द डिस्कशन पर्पस हम लोग ये कहते हैं कि हमारा जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर जेड है। कहने का मतलब कि हमारे न्यूक्लियस के पास जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। तो न्यूक्लियस का जो टोटल चार्ज है वो जेड ई है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज रहता है। अभी देखिए हम लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस सर्कुलर रेडियस में और हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हमारा जो ये डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियस दैट इज आर। तो अभी हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो v है। तो जैसा कि हम लोग सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट से जानते हैं कि किसी भी पार्टिकल को अगर एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करना होता है तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करेगा। तो जैसा कि हम लोग बोर हाइपोथेसिस से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है और वही फोर्स जो है वो इस इलेक्ट्रॉन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज Q1 दैट इज ZE द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑब्वियसली E है, एक नेगेटिव चार्ज है E। तो इन दोनों के बीच एक अट्रैक्शन का फोर्स आएगा। सो इस डायरेक्शन में अपना फोर्स एक्ट कर रहा है। सो Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस को हम लोगों ने R कहा, सो R²। और यही जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। सो लेट अस राइट FC दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv² बाय द रेडियस r। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को m कह रहे हैं और सेंट्रीपिटल फोर्स FC इज mv² बाय r और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ये दोनों सेम है, चलिए इक्वेट कर देते हैं और हम लोग बोलेंगे कि Fe जो है हमारा वो FC के बराबर है और इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ZE² बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² इज इक्वल टू mv² ओवर r। यहाँ से ये r और इस r को हमने कैंसिल कर दिया और इस r को मैं RHS में ले जाता हूँ और हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो आएगा ZE² बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू mv² इंटू r। आई विल कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अब ये तो बोर की फर्स्ट हाइपोथेसिस की बात होगी। बोर का जो सेकंड हाइपोथेसिस है वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा अबाउट द न्यूक्लियस वो क्वांटाइज्ड रहेगा। कहने का मतलब है कि वो h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है, इलेक्ट्रॉन का मास m है और न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस जो है वो r है। इस तरह सर्कुलर मोशन करते हुए इस इलेक्ट्रॉन का अगर मैं एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहूँ L तो ये हो जाएगा mvr और इसकी वैल्यू जो है वो nh/2 पाई इसके बराबर रहने वाली है। तो चलिए इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ और मैं अभी क्या करने वाला हूँ, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने वाला हूँ। सो लेट्स सी। तो आई विल से इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 का mv² बाई r, mv² इंटू r और इक्वेशन नंबर 2 का mvr। इन दोनों का जो डिवीजन है वो देख लेंगे। ZE² बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिवाइडेड बाई है तो इंटू 2 पाई ऊपर गया और NH जो है वो हमारा नीचे आ गया। यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा M R और एक V कैंसिल हो गया और यहाँ से मुझे V की वैल्यू मिल रही है विच इज Z/N। अभी देखिए 2 पाई 2 जा 4 पाई, यहाँ पे 2 आ रहा है और बाद बाकी जो चीज़ें हैं उसको मैं एक साथ लिख रहा हूँ E² बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू H। तो ये जो वैल्यू है वो हमारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है जो कि nth
सेल में है, nth सेल के इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसका एक्सप्रेशन अपने पास है, दैट इज z बाई n। ये वेरिएबल है, मैंने इसको अलग कर दिया है, और जो भी कांस्टेंट है लाइक ई स्क्वायर, 2 एप्सिलॉन नॉट और h, इसको मैंने एक साथ रख लिया है। और जस्ट टू मेमोराइज दिस होल थिंग, हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि हमारा जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल है दैट इज गोइंग टू बी z बाई n इंटू ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू c बाई 137 आती है, जहाँ पे c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये जस्ट टू मेमोराइज है। और हम लोग यहाँ से जो ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई विल राइट इट सेपरेटली। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे mvr इक्वल टू nh बाई 2 मिला है, और मैंने वेलोसिटी की जो एक्सप्रेशन है z बाई n इंटू ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट h, ये भी डिराइव कर लिया है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि v की ये वैल्यू इस इक्वेशन में डालूंगा और r निकालूंगा। सो आई कैन से दैट r इज इक्वल टू nh बाई 2 और ये m और v जो है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2 mv में लिख रहा हूँ। अभी मैं v की ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। सो आई विल गेट nh ओवर 2 m, और ये जो v है द होल थिंग z स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा, और बाद बाकी जो बच गया वो न्यूमरेटर में जाएगा, विच इज n इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट h। ये 2 और ये 2 मैं कैंसिल कर रहा हूँ, और हमारे पास जो पूरा एक्सप्रेशन है दैट इज n स्क्वायर बाई z, जो कि वेरिएबल टर्म है, इसको मैं अलग कर रहा हूँ। और बाद बाकी मेरे पास जो बच गया है वो है एप्सिलॉन नॉट इंटू h स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई m e स्क्वायर। तो ये मेरे पास रेडियस की वैल्यू आ गई है। nth सेल में इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसका न्यूक्लियस से क्या डिस्टेंस है, इस रेडियस का फॉर्मूला हमारे पास है n स्क्वायर बाई जेड इंटू एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर बाई पाई m e स्क्वायर। और जस्ट टू मेमोराइज, ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम। सो मैं लिख सकता हूँ Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर बाई जेड इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। और ये हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट सेल का रेडियस होता है। सो इफ यू पुट n इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 1, you will get Rn is equal to 0.529 angstrom. So from here you can say that कि हमारा जो फर्स्ट ऑर्बिट होगा, हमारा जो फर्स्ट सेल होगा हाइड्रोजन एटम का, उसका रेडियस ये होगा। तो अब हमारे पास रेडियस के लिए एक एक्सप्रेशन है, हमारे पास वेलोसिटी के लिए एक एक्सप्रेशन है। सो नाउ अब हम लोग ओमेगा निकालने की कोशिश करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी पता करने की कोशिश करते हैं। तो गाइज, अभी तक हमने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट और रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का इक्वेशन हमने डिराइव किया है, और अभी मैं ये करने जा रहा हूँ कि मैं एंगुलर वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की पता करना चाहता हूँ nth ऑर्बिट में। सो ओमेगा इज एज यू नो v बाई r होता है, सो vn बाई rn मैं लिख रहा हूँ इस चीज़ को। तो बेसिकली आई जस्ट वांट टू डिवाइड दिस थिंग बाई दिस थिंग। तो ये हमारे पास आ गया जेड स्क्वायर बाई n2h एप्सिलॉन नॉट, और मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। सो z पाई me स्क्वायर बाई n स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर, ये हमारे पास पूरा टर्म आ रहा है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास जो नेट एक्सप्रेशन है वो क्या आ रहा है, दैट इज कमिंग एज z स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग n स्क्वायर इंटू n दैट इज n क्यूब देख रहे हैं। बाद बाकी कॉन्स्टेंट्स हैं उसको मैं सेपरेटली लिख रहा हूँ। सो इट इज़ पाई m e के पावर 4 डिवाइडेड बाई 2h एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और h स्क्वायर एक और है, सो h क्यूब। सो फाइनली ये जो एक्सप्रेशन है वो हमारे लिए ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth सेल, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। अब थोड़ी सी बात हम लोग कर लेंगे फ्रीक्वेंसी की। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो ओमेगा बाई 2 पाई होता है, और मैं nth सेल की बात कर रहा हूँ इसलिए मैं n सबस्क्रिप्ट यूज करता चलूँ। तो लेट अस यूज दैट, और हमें जो यहाँ से एक एक्सप्रेशन मिलेगा वो होगा कि जेड स्क्वायर बाई n क्यूब, और बाद बाकी जो कांस्टेंट है वो पाई m e के पावर 4 बाई 2h क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और 2 पाई से डिवाइड करना है, सो 1 बाई 2 पाई मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। सो मेरा पाई और पाई कैंसिल हो गया, एंड व्हाट आई एम गेटिंग इज जेड स्क्वायर ओवर n क्यूब इंटू m e के पावर 4
ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब। ये हमारे इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी हो गई कि एक सेकेंड में ये कितने साइकिल्स कंप्लीट करता है, ये कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है अपने ऑर्बिट में। सो दैट इज अबाउट फ्रीक्वेंसी, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। सो नाउ आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें ये पता करना है कि इलेक्ट्रॉन के इस रिवॉल्यूशन की वजह से एक जो करंट आ रहा है, ऑर्बिटल करंट आ रहा है, वो हमारा ऑर्बिटल करंट कितना है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि एक इमेजिनरी, एक हाइपोथेटिकल क्रॉस सेक्शन एक्स वाई अज्यूम करते हैं। तो करंट हम लोग किसको कहते हैं कि एक क्रॉस सेक्शन को पर यूनिट टाइम कितना चार्ज क्रॉस करता है, दैट वैल्यू इज नोन एज करंट। तो हम लोग जानते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी इतनी है, लेट अस से इट इज एफ, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सेकेंड में एफ बार चक्कर पूरा करेगा, और हर चक्कर के साथ वो हमारे इस हाइपोथेटिकल क्रॉस सेक्शन एक्स वाई को एक बार तो क्रॉस करेगा ही। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जितनी बार इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन को पार करेगा, एक्स वाई को पार करेगा, उतनी बार ई चार्ज इस क्रॉस सेक्शन के आर पार गुजरेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में एफ चक्कर लगा रहा है और वो एफ बार एक्स वाई क्रॉस सेक्शन को पार कर रहा है, तो कहने का मतलब हो गया कि एक सेकंड में ई इंटू एफ इतना चार्ज इस क्रॉस सेक्शन को पार करता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो ऑर्बिटल करंट हो गया, ऑर्बिटल करंट जो कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन कर रहा है उसकी वजह से जो करंट आ रहा है, दैट करंट I इज गोइंग टू बी चार्ज E इंटू फ्रीक्वेंसी F। तो हम लोग इस वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लें, जस्ट एक E मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो I की जो वैल्यू हो जाएगी वो जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब एज यूजल इंटू एम ई के पावर 5 आ जाएगा 4 से बढ़ के, एंड देन रेस्ट इज सेम 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब। तो ये हमारा ऑर्बिटल करंट हो गया। अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि इस ऑर्बिटल करंट की वजह से न्यूक्लियस पे, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो कितना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है जिसमें कि आई करंट पास करता है, तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बी आती है उसकी वैल्यू है म्यू नॉट आई बाई 2r। तो चलिए जहाँ पे r हमारा रेडियस है, तो चलिए हम लोग इस वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लेट अस से हमारा जो b आने वाला है दैट इज म्यू नॉट आई के जगह पे हम लोग ये चीज़ लिखने वाले हैं जेड स्क्वायर एम ई के पावर 5 ओवर एन क्यूब 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब डिवाइडेड बाई 2, और r की जगह हम लोग लिखने वाले हैं एन स्क्वायर बाई जेड इंटू एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर बाई 5 एम ई स्क्वायर। और रेडियस की जो ये वैल्यू है ये हमने ऑलरेडी डिराइव करी हुई है। तो नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस टर्म। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड B का एक्सप्रेशन आ रहा है दैट इज म्यू नॉट जेड स्क्वायर एम ई के पावर 5 ओवर एन क्यूब 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब इंटू ये वाला टर्म ऊपर जा रहा है, सो पाई जेड एम ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर। ये हमारा टोटल टर्म आ गया। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, पहले तो जेड और एम को अलग अलग कर लेंगे। तो जेड हो गया, स्क्वायर यहाँ पे है और एक जेड यहाँ पे है, सो इट इज जेड क्यूब। और अगर एन की बात देखें तो एन क्यूब यहाँ है, एन स्क्वायर यहाँ है, तो एन के पावर 5। तो ये हमारा वेरिएबल टर्म हो गया। कॉन्स्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास म्यू नॉट है, पाई है, एम है, तो एम 2 बार है तो एम का स्क्वायर हो गया। इसके बाद ई के पावर 5 यहाँ है, 2 यहाँ है, सो इट इज़ ई के पावर 7 डिवाइडेड बाई हम लोग 4 2 जा 8 लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स यहाँ है, 1 टाइम्स यहाँ है, सो एप्सिलॉन नॉट क्यूब एच क्यूब इंटू स्क्वायर इज एच के पावर 5। सो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द ऑर्बिटल करंट प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। सो गाइज, हमने बोर हाइपोथेसिस को यूज करते हुए बहुत सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट किए हैं। फॉर एग्जांपल हमने रेडियस कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं। हमने वेलोसिटी कैलकुलेट किया, एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट किया, और साथ ही साथ हमने और भी कई अदर पैरामीटर्स, फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी,
मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी बातें हमने की हैं। अब जो बारी है, मैं ये डिराइव करना चाहता हूँ कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन की वजह से हमारे पास एक ऑर्बिटल करंट आता है, और जब हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप होता है तो वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह होता है। उस मैग्नेटिक डाइपोल का एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। सो आई एम इंटरेस्टेड इन कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है, और हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो m इज गिवन एज NIA, और जहाँ तक बात है n की, तो n है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन की बात हो रही है, यहाँ पे एक ही लूप है, तो n की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 हो गई। I और A जो है वो हमारे पास पाई r स्क्वायर हो गया। I की वैल्यू हम लोग यहाँ से रख रहे हैं, दैट इज z स्क्वायर ओवर n क्यूब इंटू m की पावर 5 डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब इंटू पाई, और हमारे पास है r स्क्वायर। तो r स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास n के पावर 4 डिवाइडेड बाई z स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h के पावर 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर m स्क्वायर और e के पावर 4 हो जाएगा। मैंने r के हर एक टर्म को स्क्वायर कर दिया है सिंपली। एंड व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम हियर, तो जरा ध्यान दीजिएगा, z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल हो गया, n क्यूब और n का जो एक पावर है बस यहाँ पे वो बचा रहेगा। बाद बाकी हम लोग देख सकते हैं कि एक m और यहाँ से एक m कैंसिल हो गया, यहाँ पे e के पावर 4 है, यहाँ पे e के पावर 5 है, तो एक e बच जाएगा हमारे पास। एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर कैंसिल, h का पावर 4 और यहाँ पे h क्यूब है, ये भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पाई है और यहाँ पे पाई का स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम हियर इज, ये सारा टर्म्स हमारे पास कैंसिल है, जस्ट n बच रहा है ऊपर में, तो n, बाद बाकी सब कैंसिल है, यहाँ पे एक h बच रहा है, तो n इंटू h डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 4 बचा हुआ है, यहाँ पे पाई बचा हुआ है और यहाँ पे m बचा हुआ है, और एक e वो भी ऊपर में बचा हुआ है। सो इट इज NHE बाई 4 पाई m। ये हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है वो आ गई है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट और ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो हमारा m है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ z। यानी कि हम लोग हाइड्रोजन एटम की बात करें या फिर आयरन की बात करें, यानी कि किसी भी एटम की बात करें, z कुछ भी हो, लेकिन हमारा m का जो वैल्यू है वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। इट सिंपली डिपेंड्स अपॉन n। तो अगर यहाँ पे मैं n की वैल्यू को 1 रख देता हूँ, इफ n इज इक्वल टू 1, तो m का जो वैल्यू है उसको मैं m1 कह रहा हूँ, एंड इट विल बी इक्वल टू HE बाई 4 पाई m। और ये जो क्वांटिटी आई है इसका नाम होता है बोर मैग्नेटॉन। सो दिस इज नोन एज बोर मैग्नेटॉन, और ये एक कांस्टेंट है, और ये हमें बताता है कि किसी भी एटम के फर्स्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका जो डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, वो कितना होगा। और इसके अलावा अगर मुझे किसी भी दूसरे ऑर्बिट का, किसी भी दूसरे शेल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है, तो उसमें मैं बस n से मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड आई विल गेट द रिजल्ट।